सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम शुरू करें इससे पहले हम आपको बता दें, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आप देखने वाले हैं बाबा साहब स्वयं आज के स्पीच में कहते हैं कि 20 साल पहले समाज की स्थिति क्या थी और आज हमारे समाज की स्थिति क्या है। 24 नवंबर 1940 की शाम को ये भाषण बाबा साहब देते हैं और इस भाषण में बहुत बड़ी बातें कहते हैं। निश्चित रूप से आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को अगर आपने अंत तक वॉच किया तो बाबा साहब की हार्दिक इच्छा क्या थी, बाबा साहब समाज के लिए किस तरह से मजबूत नींव खड़ी कर देना चाहते थे और वो मजबूत नींव खड़ी करने का तरीका क्या था, ये आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में यदि आपने अंत तक वॉच किया तो सम्मानित साथियों निश्चित रूप से आप जान पाएंगे। तो आपसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। डॉक्टर अंबेडकर संदेश को वॉच करें न करें, आप सुन ही लेंगे तो भी मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये एक एक शब्द जो हम आपसे कहने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, वो बाबा साहब के द्वारा कहे गए शब्द हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, हमारा कोई व्यक्तिगत यहाँ पर शब्द नहीं है। हाँ, हम व्यक्तिगत रूप से अनुरोध जरूर आपसे करते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा आपसे अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि हमारे चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लेंगे तो प्रत्येक दिन जो सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी। इसी अनुरोध के साथ अब हम बिना वक्त को गंवाए हुए सीधे चलते हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश की तरफ, जो बाबा साहब ने स्पीच दिया 24 नवंबर 1940 को। विषय बहुत क्रांतिकारी है सम्मानित साथियों। 1940 में बाबा साहब कहते हैं कि अभी कोपलें निकली हैं, ये संकेत है कि कल फल आएंगे। कितना मजबूत दृढ़ विश्वास है बाबा साहब का कि 20 साल जो हमने संघर्ष किया उसमें 20 साल संघर्ष के बाद अब कोपलें निकली हैं। एक और बात हम यहीं पर कह दें कि जैसे आपने महसूस किया होगा आजकल जो हमारे युवा साथी हैं उनमें धैर्य की बेहद कमी देखने को मिलती है। बाबा साहब ने 20 साल लगातार संघर्ष किया, तब बाबा साहब कहते हैं कि अब कोपलें निकली हैं, यानी कि और कितना समय लगेगा ये अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। जब फल लगेंगे, फल आएंगे। हमारे युवा साथी साल 2 साल काम करते हैं और उसके बाद सीधे चुनाव के मैदान में उतर जाते हैं या इधर उधर रास्ता तलाशने लगते हैं। उनको लगता है कि अब हमने बहुत वर्क किया। तो बाबा साहब के संदेश से, बाबा साहब के स्पीच से हमें ये सीखने का अवसर मिलेगा कि हमें जीवन पर्यंत आंदोलित रहना है, आंदोलन करना है, समाज को संगठित करना है, समाज को शिक्षित करना है। ये संदेश मिलेगा डॉक्टर अंबेडकर संदेश से। आइए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 पेज नंबर 309 से 311 तक ये बाबा साहब का स्पीच प्रकाशित है। सम्मानित साथियों, भारत सरकार के द्वारा लगातार प्रकाशित किया जा रहा है। श्री सोमवंशी समस्त मंडल चिखलपाड़ा फोरास रोड मुंबई की ओर से रविवार दिनांक 24 नवंबर 1940 की शाम को दलितों के इकलौते नेता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में इमारत फंड में रकम अर्पण करने का समारोह बड़े तामझाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बैरिस्टर माने मोहिते मास्टर, श्री मटके बुबा उपसाम मास्टर सचिव इमारत फंड, आप सभी नाम को यहाँ पर देख सकते हैं। हम सीधे बाबा साहब के स्पीच की तरफ ले चल रहे हैं आपको, ताकि वीडियो लंबा ना हो, क्योंकि मुझे मालूम है कि हर व्यक्ति, हमारे सम्मानित साथी के पास समय का बेहद अभाव है। यहाँ श्री BS गायकराव द्वारा समर्थन किया गया बाबा साहब के अध्यक्ष स्थान पर विराजमान हुए और इसके बाद बाबा साहब से निवेदन किया गया कि आप समाज का मार्गदर्शन करें। तो बाबा साहब ने यहाँ पर संबोधित करते हुए क्या कुछ कहते हैं, हम सीधे प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बाबा साहब ने कहा, प्रिय बहनों और भाइयों, आज की सभा में इमारत फंड के लिए इकट्ठा की गई रकम स्वीकार कर यहाँ के लोगों को आशीर्वाद देने के अलावा और कुछ बोलने का मेरा मन नहीं है। मुझे जो कुछ भी कहना या
वह सब मैंने कल ही बरली की सभा में कह दिया है। और सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें, पिछले डॉक्टर अम्बेडकर संदेश 23 नवंबर 1940 का ये स्पीच अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप सर्च करें यूट्यूब पर अम्बेडकर संदेश 320, इतना लिखेंगे, कल का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश खुलकर आ जाएगा। मेरे पहले जो वक्ता बोले उन्होंने भी आपको सभी आवश्यक जानकारी दे दी है। इस काम की अभी अभी शुरुआत हुई है। इसकी जितनी अच्छी हो सके उतनी अच्छी छवि बनाना आवश्यक है। मैं रात के भाषण का सारांश आपको सुनाने वाला हूँ। साथ ही जो लोग इमारत फंड के बारे में नहीं जानते उन्हें इमारत फंड के बारे में जानकारी भी देनी होगी। यहाँ इकट्ठा हर व्यक्ति सोच कर देखे कि पिछले 20 वर्षों में विश्लेषण करने की बात बाबा साहब कहते हैं कि पिछले 20 वर्षों में हमने काफ़ी उन्नति की है। ये उन्नति हमेशा इसी प्रकार कैसे बनी रहेगी, इस बारे में सोचना भी जरूरी है। यानी कि जो उन्नति हमने पीछे की है वो आगे भी बनी रहे, इसके लिए सोचना बेहद जरूरी है। मेरे साथियों, बाबा साहब 20 साल पहले की बात कर रहे हैं, यानी कि 1919 से बाबा साहब ने संघर्ष के मैदान में सार्वजनिक क्षेत्र में आ गए थे और उसी बात को बाबा साहब आगे बढ़ाते हुए कहते हैं। लेकिन आज हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारी महती जिम्मेदारी क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। बाबा साहब ने 1920 से शुरू किया, आज हम 2023-24 की बात कर रहे हैं, यानी कि 100 साल से अधिक समय हो गया। मेरे साथियों, 100 साल का एनालिसिस कीजिए आप। इस 100 साल में, पीछे के 100 साल में आपने कितनी उन्नति हासिल की है और वो जो उन्नति हासिल की है आगे हम बरकरार कैसे रखेंगे, क्या इस बारे में आपने कुछ सोचा है? तो आज के वीडियो को अंत तक पहले बात कीजिए और उसके बाद इस पर भी गंभीर चिंतन और विचार जरूर कीजिएगा। सम्मानित साथियों, पिछले 20 सालों में अपने समाज की उन्नति की सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पर थी। बाबा साहब ये कहते हैं, मैंने उसे अपना कर्तव्य मानकर स्वीकारा था। हो सकता है कई लोगों को मेरा काम न पसंद हो, इसलिए मेरी भी आलोचना भी करते हैं। सामाजिक राजनीतिक कार्य करने वालों की आलोचना होती ही है। पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है सम्मानित साथियों। यदि आप समाज में रहकर समाज का कार्य करते हैं, उनके लिए ये कोटेशन बेहद महत्वपूर्ण है। आप कोट करते हुए लोगों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि किस तरह से बाबा साहब ने 24 नवंबर 1940 को ये बात कही कि सामाजिक राजनीतिक कार्य करने वालों की आलोचना होती ही है। बाबा साहब कहते हैं, मैं खुद भी हर हफ्ते जनता में गांधी की आलोचना करता ही हूं। जाहिर है कि मेरी आलोचना करने का अधिकार भी लोगों को है। हालांकि मैं मानता हूं कि आलोचना करते वक्त आलोचक का मन साफ होना चाहिए। आलोचना करते समय आपका मन साफ होना चाहिए, ये बेहद ध्यान रखने वाली बात है। इसीलिए हम कहते हैं कि अंत तक वीडियो को वॉच करें। जिन साथियों ने ये डार्क किया गया, जो हाईलाइट किया गया, जाहिर है कि मेरी आलोचना करने का अधिकार भी लोगों को है और सामाजिक राजनीतिक कार्य करने वालों की आलोचना होती है। सोचो साथियों, अगर यहीं तक आपने वीडियो को वॉच किया, सुना और ये बात आपने नहीं सुनी तो आप सिर्फ आलोचना करेंगे, आपका मन साफ नहीं होगा तो भी आप आलोचना करेंगे। बाबा साहब यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि हालांकि मैं मानता हूं कि आलोचना करते वक्त आलोचक का मन साफ होना जरूरी है। किसी प्रकार की पूर्वाग्रस्त से ग्रस्त होकर या मन में किसी तरह की गांठ रखकर किसी की आलोचना नहीं की जानी चाहिए। मुझे सार्वजनिक कार्य में उपलब्ध साधनों के बारे में और गांधी को उपलब्ध साधनों के बारे में तारतम्य के साथ सोचना चाहिए। बाबा साहब कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ हमारे पास कितने संसाधन हैं और गांधी जी के पास कितने संसाधन हैं। जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं है, लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। बाबा साहब कहते हैं 20 वर्ष पूर्व हम सबकी हालत कैसी थी, अब कैसी है। हम कहते हैं 100 साल पहले हमारी हालत कैसी थी और अब कैसी है। दोनों बातों को अगर हम बीते हुए समय को, सम्मानित साथियों, वर्तमान के साथ नहीं जोड़ेंगे तो डॉक्टर अंबेडकर संदेश सुनने का भी कोई मकसद नहीं, कोई मतलब नहीं। निरर्थक साबित होगा हमारा डॉक्टर अंबेडकर संदेश प्रसारित करना अगर हमने वर्तमान के साथ नहीं जोड़ा। 20 वर्ष पूर्व हम सबकी हालत कैसी थी,
अब कैसी है, इन सभी बातों के बारे में सोचो तो मेरे नाम पर कभी शून्य नहीं आएगा। बाबा साहब कहते हैं, गर्व के साथ कहते हैं इस बात को। मेरे साथ काम करने वाले अन्य पक्ष भी हिंदुस्तान में हैं। ब्राह्मणेतर पक्ष 1850 ईस्वी से काम कर रहा है। मराठा राजा भी उनको 2-2 पैसे से मदद कर रहे हैं। उनके अखबार विजय मराठा की उन्होंने 30,000 रुपये से अधिक रकम देकर आर्थिक मदद की है, लेकिन मेरी केवल 2,500 रुपये देकर मदद की है। उसमें 20 सालों तक मैंने ये अपनी दुनिया चलाई है, लेकिन आखिर ब्राह्मणेतर पार्टी का क्या हुआ? आज वायसराय मुंबई आते हैं तो सैकड़ों लोगों से मिलते हैं, लेकिन उनमें से हमारे भास्कर राव जाधव का कहीं अता पता नहीं है। जो भी हो, 20 वर्ष पूर्व मैंने सार्वजनिक काम के पेड़ का बीज बोया था। अब उसमें कोपलें आई हैं, आगे उनमें फल आएंगे ऐसा लगता है। जितनी उन्नतियां हुई हैं वे कायम कैसे रहेंगी, इसका प्रबंध मुझे करना होगा। और प्रबंध करने का अचूक तरीका बाबा साहब बताते हैं मेरे साथियों। बाबा साहब कहते हैं, अब तक का काम सूख गया, फलहीन हुआ, ऐसा कोई कहकर कह न पाए, इसका मुझे प्रबंध करना होगा। यानी कि यदि आप भविष्य का प्रबंध नहीं करते, आगे का प्रबंध नहीं करते, तो पीछे का काम आपका शून्य मान लिया जाएगा। इसलिए निरंतर कार्य को जारी रखना है। फिर भी अगर कोई ऐसा कहे तो वह मेरा दुश्मन ही होगा। मैं सच कह रहा हूं। इस काम की बुनियाद भी विशुद्ध निर्मल है। हमें ऐसा प्रबंध करना होगा ताकि हमें किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। कई लोग कांग्रेस में शामिल होते हैं, कांग्रेस के लोग उनके हाथ में चक्की थमाएंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि वे मेरे हाथ में बंदा रुपया थमाएंगे। तालियां होती हैं। मुंबई कांग्रेस के एक बड़े नेता श्री भुलाभाई देसाई मुझसे कहते हैं, आप सेवाग्राम चलकर गांधी जी से बात कीजिए, लेकिन मुझसे ये नहीं होगा। बाबा साहब कहते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। बचपन में मैंने पुराण पढ़ा था। पुराण बाबा साहब ने बचपन में पढ़ लिया था मेरे साथियों। उसमें कहा गया है कि दूसरे का अनाज खाने वाला कभी आज़ाद नहीं हो पाएगा। हमें भी ध्यान रखना संबंधित साथियों, यदि हम किसी का अनाज खाते हैं तो हम उसके गुलाम होंगे। भीष्म, द्रोण आदि वरिष्ठ लोगों को पता था कि कौरवों का पक्ष झूठ का पक्ष है। राजगद्दी पर पांडवों का ही अधिकार था। वे ये भी जानते थे कि जीत पांडवों की ही होनी है। इसके बावजूद कि कौरवों की तरफ से लड़े, वे कौरवों की तरफ से लड़े। किसी ने उनसे पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? भीष्म ने कहा, हम उनका अनाज खाते हैं, इसलिए हमें आज़ादी हिंदू लोगों के पीछे पड़कर नहीं मिलेगी। उनका बांगुल चालन करना ही काफ़ी नहीं होगा। हमारे बाप दादों ने ये सब आजमाया है न। उन्होंने उनके सामने यानी हिंदुओं के सामने कभी सिर पर छाता नहीं पकड़ा, मेरे पैरों में जूते चप्पलें नहीं पहने, कई बातें की, लेकिन उससे हासिल क्या हुआ? यानी कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। मेरे साथियों, आज इतिहास जानना है, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर संदेश को हम स्वयं पढ़ भी रहे हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, ताकि हमारा समाज अपने इतिहास से वाकिफ हो। बाबा साहब यही बात कह रहे हैं ना कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने क्या कार्य किया है, उससे हासिल क्या हुआ। इसलिए हम उनके पीछे न जाकर हम अपनी स्वतंत्र दुनिया बसाएंगे। असल में उनके साथ संग्राम करना होगा, झगड़ना होगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बाबा साहब यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, यदि आपको अधिकार पाना है तो अधिकार आपको छीन कर लेना होगा मेरे साथियों, लड़ कर लेना होगा, लेकिन कानूनी तरीके से। मैंने उनका भात नहीं खाना चाहता, मैं उनका भात नहीं खाना चाहता, मैं खुद समाज का उद्धार करना चाहता हूं। कोई गरीब आदमी अपनी गुदड़ी में थैलियां लगाकर किसी तरह अपना बदन ढकता है, उसी तरह मैं आज तक समाज कार्य करता आया हूं। असल में ये बात बताना जरूरी है, ये बताना जरूरी है कि भीख मांग कर आजादी नहीं मिलेगी। मेरा मन मुझे बताता है कि इन 20 वर्षों में मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। कोई भी साबित कर बताए कि मेरे कार्य से समाज का फला फला नुकसान हुआ है। आज तक का मेरा काम निराशाजनक बिल्कुल नहीं रहा है। आत्मबल के सहारे ही सब कुछ करना है। हमें पैसों की आवश्यकता है, राजनीति बिना पैसों के नहीं चलती। आदमी की गृहस्थी के लिए पैसों की जरूरत होती है, राजनीति बिना पैसे के नहीं चलेगी।
इसी प्रकार सामाजिक गृहस्थी के लिए भी पैसों की इससे भी अधिक जरूरत होती है। यहां दो बातें बाबा साहब ने कही हैं मेरे साथियों, हम ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं आपका। बाबा साहब ने कहा राजनीति बिना पैसे के नहीं चलेगी, और सामाजिक गृहस्थी के लिए भी, सामाजिक गृहस्थी मतलब समाज को जोड़ने के लिए, समाज को यूनाइट रखने के लिए, आंदोलित रखने के लिए भी पैसों की आवश्यकता होगी, अधिक जरूरत होगी राजनीति से कहीं ज्यादा। इसी बात को आगे बढ़ाकर मानवर कांशीराम साहब कहते हैं कि आपकी राजनीति चले न चले, सामाजिक आंदोलन चलना चाहिए, सामाजिक आंदोलन नहीं रुकना चाहिए। और इसलिए जब सामाजिक आंदोलन नहीं रुकेगा, निरंतर कार्य करना होगा सामाजिक आंदोलन के सहारे, तो इसका यह तात्पर्य हुआ कि राजनीति से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट सामाजिक आंदोलन है। गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करना, ये हमारा उद्देश्य है, आवाज का उद्देश्य है। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन का यही उद्देश्य है। गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करना ही हमारा उद्देश्य है मेरे साथी। हमारे पास पैसा नहीं है, कांग्रेस के पास धन की थैलियां हैं। उनके राजनीतिक कामों के लिए अगर रुपए भर भर कर खर्चा आता हो तो हमें कम से कम चवन्नी तो लगेगी ही। महाड़ और नासिक के सत्याग्रह हमने भीख मांग कर ही किए, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? घड़े में छेद होने के कारण पानी उसमें से बह जाएगा, ये तो जाहिर ही है। इसलिए मेरी राय में इस मामले में कोई स्थायी प्रबंध होना जरूरी है। इमारत बनाने के लिए अंदाजन 2-2.5 लाख रुपयों का खर्च आएगा। इसी इमारत से आगे सालाना 5,000 रुपयों का किराया मिला तो अपनी हालत में सुधार होगा। हम सभी लोगों को तन मन धन लगाकर इस कार्य में जुट जाना होगा। कितना बल देते हैं बाबा साहब इमारत बनाने पर। कल यानी कि 23 नवंबर 1940 का जो भाषण हमने रखा था, उसमें भी बाबा साहब ने इमारत फंड के बारे में विस्तार से बताया था। लगातार कुछ डॉक्टर अम्बेडकर संदेश लगातार आप जो देख रहे हैं, वो ये दौर है जब बाबा साहब बहुत दूरगामी सोच रखते हुए ये बात कहते हैं कि किस तरह से हमें एक इमारत खड़ी कर देनी है। कोई कहेगा डॉक्टर साहब बेकारों से भी पैसा मांगते हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या व्यक्ति जिंदगी भर बेकार रह सकता है? महीने 2 महीनों तक कोई बेकार रह सकता है? खूंटियां गाड़ कर उनमें रस्सियां बांधकर इस तंबू को मजबूती देनी होगी। ऐसा अगर नहीं किया गया तो ऊंची उड़ी पतंग जिस तरह से कन्नी कटने पर नीचे आ गिरती है, उसी तरह आपकी गत होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे बाद भी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको लंबी दूरी तय करनी है। आपकी राह सुखमय हो, उस राह पर आपकी यात्रा सुखकारी हो, इसलिए मेरी ये सारी कोशिशें हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, दम लगाकर इस काम की शुरुआत करो। इसी सूचना के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। सम्मानित साथियों, बाबा साहब चाहते थे एक वैचारिक सेंटर बने, एक ऐसी इमारत बने, बल्कि यहां तक कि 1940 तक बाबा साहब जगह भी फाइनल कर चुके थे। लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे कि वो वैचारिक सेंटर बनकर तैयार नहीं हो पाया। उसके विभिन्न कारण रहे, और ये बात 1956 तक बाबा साहब ने पीड़ा के रूप में व्यक्त की है मेरे साथियों। 1938 से शुरुआत करके 1956 तक बाबा साहब की ये इच्छा अधूरी रह गई। क्या हमारा दायित्व नहीं बनता है कि हम बाबा साहब की अधूरी इच्छा को पूरा करें? और उसी अधूरी इच्छा के अनुरूप ही वैचारिक सेंटर सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत में आवाज का बीबी स्त्री आईडासा के द्वारा निर्माणाधीन है। इसकी बात हमेशा हम करते हैं, लेकिन हम आपको बता दें आज का पहला प्रश्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पेड़ का उदाहरण किस संदर्भ में दिया है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने क्यों कहा कि भीख मांग कर आज़ादी नहीं मिलेगी, और क्या वर्तमान में परिवर्तन हुआ है? इस पर आप अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। सम्मानित साथी, यदि आपने अंत तक वीडियो को वॉच किया है तो अंत तक वीडियो वॉच किया है ये हम कैसे जानेंगे? हमारे जानने के लिए बस एक ही मार्ग है। वो मार्ग है कि आप इन 2 प्रश्नों में से, या आप सिंपली अगर नमो बुद्धाय जय भीम भी लिख देंगे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, तो हम जान जाएंगे कि आपने वीडियो को अंत तक वॉच किया है। और ये बात हम स्टार्टिंग में नहीं कह रहे हैं, हम अंत में ही आकर कह रहे हैं। तो आपने स्वाभाविक तौर पर अंत तक वीडियो वॉच किया है, तो प्लीज ज़्यादा कुछ नहीं तो नमो बुद्धाय जय भीम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इसी निवेदन आह्वान के साथ
कि आपको जरूर आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश क्रांतिकारी लगा होगा। बाबा साहब का एक एक शब्द जो हमने आपके समक्ष हुबहू प्रस्तुतिकरण करने की कोशिश की, यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ फ़ोन करके कम से कम एक व्यक्ति को नियमित तौर पर आप फ़ोन जरूर किया करें और उनको ये बोलें कि डॉक्टर अंबेडकर संदेश वाच करें। ये आपका दायित्व है, ये आपका दायित्व मेरी तरफ से है। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष चाबाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कर्ता गृह में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष चाबाज का बिहार। आपके इस संकलन में जितना भी आप व्हाट्सएप ये जो मैसेज देख रहे हैं, रिटर्न मैसेज देख रहे हैं, जिसको हम आप तक पहुंचाने की, अपने वॉइस में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी की ही देन है। और डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित चल रहा है, उनके दृढ़ संकल्प को हम नमन करते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।